रात हो चुकी थी, पर बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। पूरा गांव डरा हुआ था और अपनी जान हथेली पे लेकर सो रहा था। वही गांव के अंत में तालाब के पास एक पेड़ के नीचे गोविंद नाम का एक मूंछ वाला आदमी वहां बैठकर बीड़ी पी रहा था और धुआं उड़ा रहा था। शारदा मैडम ने यहाँ आने को कहा था, मुझे यहाँ आने को कह के खुद आना तो नहीं भूल गई। अब मैं क्या करूँ? इतनी तेज बारिश में मैं कब तक भीगता रहूँ? शारदा मैडम जल्दी आइए। जब वो सोच ही रहा था तभी शारदा एक हाथ में पत्ती और दूसरे हाथ में छाता पकड़ के मिट्टी के रास्ते से होकर बड़े गुस्से से चेहरा बनाकर चलते हुए वो आगे आ रही थी। तुम मेरे खिलाफ जाके जीतोगी, गांव वालों के सामने तुम अच्छी बनोगी। हाँ, मन ही मन तुम यही चाहती हो, मुझे सब पता है। अब तुम देखो मैं कैसे तुम्हारे सारे फसल को बर्बाद करती हूँ। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रखूंगी। एक दिन तुम मेरे पैरों पे आके खुद गिड़गिड़ाओगी। देखो मैं क्या क्या करती हूँ। इस तरह सोचकर वो तेज गति से आगे चल के जाने लगी। शारदा के पति प्रसाद बारिश में भीगते हुए साइकिल लेकर शारदा तक पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। बिना सोचे समझे, बिना अकल लगा के शारदा अगर कुछ गड़बड़ कर बैठी ना तो बहू के फसल के साथ साथ कहीं दूसरों का फसल भी नष्ट ना हो जाए। इतना ही नहीं, पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। गांव वालों को नुकसान उठाना पड़ेगा, बाल बच्चे मर जाएंगे, मुर्गी बकरी गाय सब बर्बाद हो जाएगी। मुझे शारदा को रोकना होगा। इस तरह सोचते हुए प्रसाद तेज गति से साइकिल चला के आगे आने लगे। वो शारदा से थोड़ी ही दूर पे थे कि उनकी साइकिल की चेन उतर जाती है। फिर वो साइकिल को वहीं छोड़ के तेज गति से शारदा के पीछे पीछे जाने लगते हैं। तब तक शारदा गोविंद के पास पहुंच चुकी थी। अरे गोविंद, ये कुल्हाड़ी अपने हाथ में उठाओ, झील को काटना है। कहने पर गोविंद कुल्हाड़ी उठाकर शारदा के हाथ में दे देता है और दूसरा कुल्हाड़ी अपने हाथ में उठाकर दोनों मिलके तालाब को काटने में लग जाते हैं। प्रसाद उनके पास भागते हुए आता है। शारदा तालाब को काटने में लगी थी। उधर मिट्टी के घर में बहू अनामिका बेटी भाव्या को लेकर सोई हुई थी। अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। रमेश खिड़की के पास खड़ा था। अपनी पत्नी को नींद से हड़बड़ा के उठते देख वो उसके पास जाता है। अनामिका बिस्तर से उठ के खड़ी हो जाती है। अनामिका, क्या हो गया? तुम इस तरह से नींद से क्यों उठ गई? अजय, हमें अभी जल्दी से नदी किनारे जाना होगा। वहाँ सासू माँ जरूर कुछ गड़बड़ कर रही हैं। क्या कह रही हो अनामिका? माँ तालाब के पास जाके क्या करेगी? तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। नहीं जी, सच है, मुझे अभी के अभी वहाँ जाना होगा। चलिए। कहते कहते अनामिका एक छतरी ले लेती है। सुनो अनामिका, मेरी माँ इतनी बुरी नहीं है। चलिए ना, चल के एक बार देख लेते हैं। मैं नहीं जा रहा हूँ और ना ही तुम्हें भेज रहा हूँ। तुम्हारी बुद्धिमती और अच्छे विचार की वजह से लोग तुम्हें पसंद करते हैं। ये बात माँ को नहीं पसंद। वो तुम्हें बातें सुनाती है, बात बात पे डांटती है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अभी ये सब बातें करके क्या फायदा? चलिए एक बार देख कर आते हैं कि खेत में क्या हो रहा है। वैसे भी बहुत बारिश हो रही है। फसल हमारे हाथ में आने से पहले हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा। इतनी रात में इतनी बारिश में जाने का जरूरत नहीं है अनामिका। मैं कह रहा हूँ तुम्हें, चाहे कितनी भी बाढ़ आ जाए वो हमारी जमीन में रुकने वाली नहीं है। पानी सीधा बह के तालाब में चली जाएगी। वो बात नहीं है जी। देखो अनामिका, मेरी माँ अधिकार जमाते हुए और बड़ों वाला बड़प्पन दिखाकर उन्होंने हमें एक खराब जमीन दी थी ताकि हम अपनी जीविका चला सके। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी माँ बुरी है। मैं ये नहीं सह सकता। लेकिन मैंने आपसे ऐसा कहा तो नहीं। हमारी किस्मत अच्छी है, इसीलिए सोने गिरवी रखकर हम उसके बदले में पंप लेकर आए। सब कुछ एक तरफ से अच्छा ही चल रहा है, पर हमें थोड़ा सावधान भी रहना पड़ेगा ना। आप बार बार इस तरह से गलत बातें क्यों सोच रहे हैं? अनामिका इस तरह कहती है। रमेश बिना जवाब देकर अपने बेटे हरीश के पास आकर सो जाता है। अनामिका भी दुखी होकर भाव्या के पास जाके लेट जाती है। उधर प्रसाद लंबी लंबी सांसें लेते हुए तालाब किनारे जाकर पहुंचता है। एक जगह खड़े होकर वो चारों तरफ देखने लगते हैं। उसी दौरान टॉर्च लाइट मारने पे थोड़ी ही दूर पे नदी किनारे शारदा और गोविंद को वो देखते हैं। शारदा के साथ ये मूंछ वाला गोविंद भी है। ये जो कहती है वो वही करता है, जो देती है वही लेता है। अब ये क्या करने को कह रही है? उसे तो ये भी नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत है। ऐसा सोचते हुए प्रसाद उन दोनों के पास जाते हैं। प्रसाद को देखकर शारदा और गोविंद आश्चर्य रह जाते हैं। शारदा, जो बेवकूफी कर रही हो तुम्हें पता है क्या हो सकता है? तुम्हें समझ नहीं है कि क्या अनर्थ हो सकता है। जब मुझे कुछ पता ही नहीं है तो उसमें अच्छा क्या और बुरा ही क्या? बहू का अनाज बर्बाद हो जाना चाहिए। लोगों को लगेगा बारिश की वजह से हुई है, फिर बहू क्या गांव को भी मानना पड़ेगा। तुम्हें लग रहा है कि बहू का अनाज नष्ट होगा, पर तुम्हें नहीं लग रहा कि इसमें तुम्हारे बेटे की कड़ी मेहनत भी है। जिस दिन से वो बहू के पास गया है
उस दिन से मैं उसके बारे में सोचना बंद कर दी हूँ। अब बदला लेना ही जरूरी है। ऐसा कहकर शारदा किनारे को खोदने लगती है। प्रसाद ना कहते हुए कुल्हाड़ी पकड़ लेते हैं। उस विषय को लेकर दोनों के बीच झड़प हो जाती है। इस दौरान शारदा प्रसाद को जोर से धक्का देती है और प्रसाद जाके एक पत्थर के ऊपर गिरते हैं। सर पे चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। शारदा और गोविंद बांध तोड़ देते हैं। पानी का प्रवाह सब कुछ बहा ले जाता है। वो लोगों की फसल को नष्ट कर देता है। आगे जाकर बहू के सारे फसल भी पानी में डूब जाते हैं। ये देखकर शारदा बहुत खुश होती है। फिर गोविंद प्रसाद को कंधे पे उठाता है और शारदा के साथ वो घर लौट आता है। बारिश के साथ साथ बांध भी टूट चुका था, इसलिए पूरा गांव बह गया। वहाँ जिन लोगों को तैरना आता था वो अपने आप को बचा लिए और उनमें से जिन लोगों को तैरना नहीं आता था वो पानी में बह गए। वहाँ का माहौल बहुत ही भयानक हो चुका था। लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। बचाओ बचाओ कह के वो बस चिल्ला रहे थे। चूँकि रमेश और अनामिका को तैरना आता था, इसीलिए वो अपने बच्चों को साथ लेकर एक ऊंचाई पर पहुँचते हैं। अगले दिन वो जाकर देखते हैं कि उनका सारा फसल डूब चुका है। वहाँ अनामिका देखती है कि बांध टूटा हुआ है और वहाँ पे एक मूल्यवान गहना पड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं ना, ये सासू माँ का गले का हार है। आप जाके खुद ही पूछिए कि उन्होंने इस तरह से बांध क्यों तोड़ा है, तब जाके सच का पता चलेगा। इस तरह से कहने पर रमेश अनामिका को साथ लेके शारदा के पास जाता है। रमेश के सवाल पे शारदा उसके साथ तर्क वितर्क करने लगती है। अनामिका और रमेश रोते रोते वहाँ से चले जाते हैं। शारदा थोड़ी परेशान हो जाती है। मेरी बेवकूफी की वजह से बहू का पूरा खेत बर्बाद हो गया, पूरा गांव बह गया, कितने लोगों की जान चली गई। इस तरह सोचकर शारदा आंसू बहाने लगती है। तब से शारदा बदलती है। वो लोगों के बारे में अच्छा सोचना शुरू करती है। लोगों की जरूरत पे उन्हें मदद करने लगती है। आज यहीं तक। नई कहानी लेके जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। घर का कामकाज करके थकार के बहू अनामिका सोफे पे बैठी थी, तभी ससुर जी प्रसाद वहाँ पे आते हैं। बहुत थक गई हो ना बहू, वो जानबूझ के तुमसे सारा काम करवा रही है। वो तो नहीं पता पिताजी, पर जब मेरी माँ मुझे इस घर में भेजी थी तब उन्होंने एक ही बात कहा था कि अपनी सास को अपनी माँ समझना और वो जो भी काम करने को कहेगी बिना सवाल किए चुपचाप वो काम तुम कर देना, तभी अच्छे रिश्ते बनेंगे, परिवार के बीच अच्छा संबंध बनेगा। कल तुम्हारी सास तुम्हें जहर देकर कहेगी इसे पी लो, पी लोगी? हाँ पी लूंगी, मैं बहू के नाते सब कर रही हूँ तो वो भी कर लूंगी पिताजी। ऐसा कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। प्रसाद मनी मन, मेरी सरल बहू ये चालाक सासू माँ के हाथ में पता नहीं कैसे जीवित रहेगी। इस तरह वो सोच ही रहे थे, तभी चालाक और अमीर सासू माँ शारदा कुत्ते के पिल्ले को गोद में उठाकर अंदर आती है। यह अनामिका मेरे सामने घूमते फिरते रहती है, एकदम मुझे पसंद नहीं। कैसे भी करके मुझे उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़नी होगी और साबित करना होगा कि वो हमारे घर के लायक नहीं है। बेटे से तलाक करवा के उसे घर से बाहर निकाल के आम के पत्तों से घर को शुद्धिकरण कराऊंगी। लेकिन ये सब होगा कैसे, कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। इस तरह खुशी खुशी सोचते हुए वो डाइनिंग टेबल की तरफ जाती है। हाँ जी, वो तेल चपेट कहाँ है? उसके लिए तुम्हें शीशा देखना होगा, देख लो। इस तरह से कहकर वहाँ से वो चले जाते हैं। ये सुनकर शारदा का मुंह बन जाता है। मतलब अगर मैं शीशा देखूंगी तो मेरा ही मुंह दिखेगा ना? मतलब मुझे ही तेल मुंह वाली कहाँ गए? इस तरह गुस्से से वो देखती है, पर तब तक प्रसाद वहाँ से गायब। वो दांत कटकटाने लगती है। अरे बहू कहाँ हो? इस तरह जब वो जोर से चिल्लाती है, किचन में काम कर रही बहू वो सुनकर भागते हुए अपनी सासू माँ के पास आती है। हाँ कहिए सासू माँ। मैंने जो तुम्हें बर्तन धोने को कहा था धोया क्या? हाँ माँ जी। जब तक मैं तुम्हें आवाज ना लगाऊं तब तक ये काला मुंह लेकर यहाँ मत घूमना, समझी? इस तरह से कहने पर अनामिका बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चली जाती है। तभी अचानक से एक महंगी गाड़ी आकर उनके घर के सामने रुकती है। शारदा कुत्ते को उठाकर ऐसा भाव करती है मानो कि कुत्ता ही उसके पीछे पीछे हो। वो दरवाजे के पास आती है। तभी अमीर दिखने वाली लावण्या गाड़ी से उतर आती है। शारदा उसे देखकर मुस्कुराती है। मेरी होने वाली बहू आई है। इस तरह सोचकर वो खुश होती है। तभी मॉडर्न ड्रेस पहन के लावण्या शारदा के पास आती है। हेलो सासू माँ, कैसी हैं आप? तुम तो देख ही रही हो, जैसे तैसे हूँ। वैसे अंकल या राम मैं किसी को नहीं देख रही हूँ। उनकी क्या जरूरत है,
हमें सोचना है कि इस गंदगी को अपने घर से कैसे बाहर निकाला जाए। मेरे साथ चलो। इस तरह लावण्या को लेकर वो अंदर जाती है और जाकर सोफे पे बैठती है। अब बताओ मेरी जान, ऐसा क्या करे कि ये कलमुही इस घर से बाहर निकले और तुम इस घर पे आ सको? आंटी, घर पे करंट है। तो क्या तुम चाहती हो एसी ऑन करके उसे कमरे में बंद कर दूं? अरे आंटी, पहले आप मेरी पूरी बात सुनिए। ठीक है, बताओ बेटा। हीटर है ना, हीटर का प्लग लगा के उसका स्विच ऑन कर दीजिए। फिर 10 मिनट बाद आप देखने के लिए हीटर के पास जाइए और अपनी बहू को आवाज लगाइए। फिर 2-3 गाली देकर उसे कहिए हीटर पकड़ने के लिए। फिर वो जैसे हीटर छुएगी उसे करंट लगेगा और वो वहीं पे अपाहिज हो जाएगी। अरे बाबा, अच्छी तरकीब है। ऐसा कहकर बिना देर किए हुए शारदा जल्दी जल्दी किचन की तरफ जाती है। शारदा किचन के कबर्ड से हीटर निकाल के उसे लाके डाइनिंग टेबल पे रखती है और उसका प्लग लगा देती है। फिर स्विच ऑन कर देती है। अब हीटर गर्म होने लगता है। फिर वो लावण्या के पास आकर बैठ जाती है। लावण्या खा रही थी। फिर जब 10 मिनट निकल जाते हैं तब शारदा गुस्से से कहती है, अरे कलमुही, कहाँ हो तुम? जब वो इस तरह से बुलाती है, अनामिका वहाँ भागते हुए शारदा के पास आती है। शारदा उसे हीटर दिखाते हुए, ये क्या, उतारो जाके। इस तरह कहने से अनामिका भी वहाँ से सीधा हीटर के पास चली जाती है। उठाने के बाद कुछ भी नहीं होता है। अनामिका चिल्लाती भी नहीं, बिल्कुल शांत रहती है। शारदा और लावण्या बड़े आश्चर्य से देखती है। ठीक है, जाओ। ऐसे कहने पर अनामिका वहाँ से चली जाती है। शारदा जाकर हीटर उठाती है। बस प्रसाद जो मीटर बॉक्स के पास ही थे, वो पावर सप्लाई के स्विच को ऑन कर देते हैं। शारदा को बिजली के झटके लगते हैं। वो कूद के जाके सीधा सोफे पे बैठ जाती है। ये देखकर प्रसाद हंसने लगते हैं। इसी तरह 2 दिन निकल जाते हैं। शारदा जो बेड पे लेटी हुई थी उसके पास लावण्या आती है। आंटी, मुझे एक तरकीब आई है। अगर हम वैसा करें तो अनामिका से हमें मुक्ति मिल सकती है। बताओ बेटा, बताओ। हॉल में तेल गिरा दीजिए, जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। फिर वो हड़बड़ा के आएगी और बिना तेल देखे ही तेल में पैर रख देगी। फिर वो स्लिप करके गिर जाएगी और जमीन पे जाके उसका सर फूट जाएगा और वो कोमे में चली जाएगी। इस तरह सुनकर शारदा बहुत खुश हो जाती है। फिर एक दिन वो हॉल में तेल गिरा देती है और अपने कमरे में चली जाती है। पर ये चीज प्रसाद देख लेते हैं। तुम्हारे इस पागलपंती के लिए मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। फिर दरवाजे के पास आकर, शारदा, सोनार के दुकान से आया है तुम्हें तरह तरह के जेवर दिखाने के लिए। जैसे वो गहने की बात सुनी, शारदा बेडरूम से भागते हुए उत्साहित होकर आने लगी। उसने खुद जमीन पे तेल गिराया था, ये बात भी वो भूल गई। जल्दी जल्दी जाने के चक्कर में वो तेल पे जाके पैर रख देती है। फिर धड़ाम से वो जमीन पर गिरती है। उसका मुंह, नाक, सब कुछ मानो की चटनी बन जाता है। वो बेहोश हो जाती है। 2 दिन निकल जाता है। तब शारदा अपनी आंखें खोलती है। देखती है सामने प्रसाद, रमेश और बहू अनामिका खड़ी है। मेरी जान कहाँ है? बहू, सास के लिए जरा जूस ले आना। ठीक है पिताजी। ऐसा कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। हमारी सरल बहू को तुम धोखा देकर उस लावण्या को घर की बहू बना के लाना चाहती हो। यह क्या कर रही हो शारदा? तुम्हें ही तकलीफ होगी। तुम जब इस तरह से गिरी तो लावण्या कही कि मैं उनकी सेवा नहीं कर सकती हूँ और चली गई यहाँ से। और हमारी बहू अनामिका दिन रात की परवाह ना किए हुए बस तुम्हारी सेवा कर रही है। हाँ माँ, पत्नी अनामिका जैसी होनी चाहिए माँ। अब मुझे जाके थोड़ी अकल आई है, अनामिका ही असली बहू है। उसकी बातें सुन के परिवार के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। तब से सभी लोग एक साथ मिलजुल के खुशी खुशी रहने लगते हैं।